सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। जिनके जज्बे आसमान चीर दें, जिनकी हिम्मत चट्टानों को ज़मीं बोस कर दे, जिनके हौसलों से तूफान ठहर जाए, आज दुनिया के उन अजीम मुजाहिदीन का दिन है। 13 जुलाई यौम शहदाए कश्मीर कहलाता है। आज के दिन 1931 को कश्मीरी मुजाहिदीन ने डोगरा राज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ उठने वाली तहरीक शोला बन गई। सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर कश्मीर के मुसलमान सरापा एहतजाज थे कि आज़ान का वक्त हो गया। मुजाहिरीन ने आज़ान बुलंद की। अल्लाहु अकबर की सदा काफिरों के सीनों पर ज़रब की तरह लगी। जालिमों ने आज़ान देने वाले नौजवान पर फायरिंग कर दी। नौजवान के शहीद होते ही एक और मुजाहिद इस्लाम खड़ा हो गया और उसने आज़ान को आगे बढ़ाया। डोगरा हुक्मरानों की पुलिस ने उसे भी शहीद कर दिया, मगर वो खालिक के पुरस्कार बंदे थे जिन्हें उसने शौक़े शहादत अता किया था। एक और नौजवान खड़ा हो गया और आज़ान मुकम्मल करने लगा कि वो भी शहीद कर दिया गया। यूँ आज़ान मुकम्मल होने तक 22 नौजवानों ने अपनी शहादत अल्लाहु अकबर की सदा लगाकर पेश कर दी। मगर इस वाक़े के बाद जैसे रियासत कश्मीर में हर तरफ आज़ान बुलंद होने लगी। मुजाहिदीन, बुजुर्ग, बच्चे, ख़वातीन सब ने मिलकर जालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ सदाए हक़ बुलंद की, जो आज भी लाख पाबंदियों, मज़ालिम, दर्दनाक अमवात के बाद भी जारी है। अहले कश्मीर हर साल 13 जुलाई को इसी वाक़े की याद को ताज़ा करते हुए इसे यौम शहदा के तौर पर मनाते हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है कि जब सब्ज़ हिलाली परचम श्रीनगर में लहराएगा। पाकिस्तान अपने भाइयों की हिमायत उस वक्त तक जारी रखेगा कि जब तक कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत न दे दिया जाए। कश्मीरियों की आवाज़ और जद्दोजहद को फ़ौजी ताकत से दबाया नहीं जा सकता, नहीं उनके इंसानी हुकूक़ को पामाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। इंशाअल्लाह हमारा एक ही नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब आपको लेकर चलती हूँ। बस बहुत हो गया है, कराची को बिजली दो, इस मुहिम का आज 7वां रोज़ है नाजरीन, लेकिन के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी भी उसी तरह धड़ल्ले से माशाअल्लाह जारी है। न गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा हुआ है, न ही लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग बंद की गई है। मगर साहब ये ना सोचें कि हम थक जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। मेरा नाम किरण नाज है और मैं ये मुकद्दमा उस वक्त तक लड़ूंगी जब तक आप आवाम के साथ ये जुल्म बंद नहीं कर देते। मगर वफाकी वजीर बराए प्लानिंग की सारी प्लानिंग बेकार हो गई। इतवार से गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे की बात हुई थी ना, और क़िबला दुरुस्त न करने पर के इलेक्ट्रिक को हुकूमती तहवील में लेने का इशारा दिया गया था ना। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक हुकूमत को खामोश करवाती है या फिर हुकूमत अपनी रिट दिखाती है। आज नेपरा की 4 रुकनी तहकीकाती टीम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुंची। जरा ऐसा बता रहे हैं कि नेपरा की टीम ने के इलेक्ट्रिक हुकाम से इंक्वायरी शुरू की है। नेपरा टीम कराची के शहरियों से भी मिलेगी और लोड शेडिंग का डाटा जमा करेगी। नेपरा की टीम के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स का भी दौरा करेगी और बिजली पैदावार समेत फ्यूल फराहमी से मुतालिक तफसीलात भी जमा करेगी, जिसके बाद कमेटी इस हफ्ते के आखिर तक रिपोर्ट नेपरा अथॉरिटी को पेश करेगी। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक को फ्यूल सप्लाई से मुतालिक तर्जुमान PSO ने भी वजाहत पेश की है। वो फरमा रहे हैं उसूल के मुताबिक 30 दिन कबल फ्यूल की हतमी तलब बतानी होती है, जबकि के इलेक्ट्रिक ने जून 2020 के लिए, ये सुनिएगा जरा गौर से, फ्यूल की तलब का अंदाजा जनवरी 2020 में बताया। तर्जुमान PSO के मुताबिक मुताद्दिद फॉलोअप के बाद जून की 1,20,000 टन से मुतालिक 15 मई को आगाह किया गया। हद तो यह है कि रवा माह की फर्नेस ऑयल की तलब का अभी तक नहीं बताया गया है। फिर भी के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान कहते हैं ऑल इज वेल, सब सेट है। अब बात यह है कि क्या हुकूमत इतनी ताकत और इतना इरादा रखती है कि वो के इलेक्ट्रिक को सरकारी तहवील में ले ले, या अब भी ये कंपनी पूरी सरकार को, सारे निज़ाम को, सारी सियासी और मजहबी जमातों को साइडलाइन करके वही करेगी जो करना चाहती है, या वही करेगी जो करती आई है। सदाकत अली अब्बासी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं मज़ीद कहूँगी सदाकत साहब, सबसे पहले तो सर इस बात का जवाब, वफाक ने जो वादा किया था, जो बताया था सद उमर साहब ने हफ्ते के दिन के इतवार से ये गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। सर इतवार ख़त्म हो गया, गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई, क्या सोच रही है, क्या हुआ वफाक के उस वादे का सर?
किरण साहिबा बहुत शुक्रिया। किरण साहिबा, जब से हमें हुकूमत मिली है हम दो चीज़ों के दरमियान हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। एक ये कि जितने इदारे नेशनलाइज थे, कौमियाए थे, या जितने पब्लिक कॉरपोरेशंस थी, स्टेट एंटरप्राइजेस थी, उन सब में इतना बुरा हाल था कि वो चलने के काबिल नहीं। उनके सबके कर्ज़े और उन गर्दशी मामलात, उनके सर्कुलर डेट्स, और जो इदारे प्राइवेटाइज़ किए गए वो किस तरह किए गए कि वो परफॉर्म नहीं करे। आप दोनों साइड्स हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का इशू है और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर का इशू है। तो बहरहाल ये के इलेक्ट्रिक 2006 में प्राइवेटाइज हुई थी। अब नेपरा जो रेगुलेटर है जिसने इसको रेगुलेट करना है, और पिछले पे फ़ाइन होने की बात हुई, तो अब जो सिंध के जो मेंबर हैं उन्होंने हैवी फ़ाइन की भी मुखालफत की। अब एक दरमियान में चीज़ है, इसको वापस सरकारी तहवील में लेना भी ये आपका जो प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन है उसके ये ख़िलाफ़ है। दूसरी तरफ ये कि बिजली की शॉर्टफॉल है, जो उनका इल्ज़ाम है फ्यूल का, वो भी नेपरा के मुताबिक इल्ज़ाम गलत है। सर ये सदाकत साहब माफ कीजिएगा, मैं कता कलामी कर रही हूँ सर। वो ये जो आप मुझे स्टोरी बता रहे हैं ना सदाकत साहब, ये वो कहानी है। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप जो कुछ बता रहे हैं ना सर, ये वो कहानी है जो मैं रोजाना की बुनियाद पर पिछले 7 रोज से और उससे पहले से भी आवाम को मुसलसल सुना रही हूँ। लेकिन सदाकत साहब, मेरा सवाल ये है कि असद उमर साहब ने जब हफ्ते के दिन कहा था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग कल से नहीं होगी कराची में, यानी इतवार से नहीं होगी, तो उनको कोई ना कोई बात उनसे की गई होगी ना, कोई यकीन दहानी की गई होगी, उसी बुनियाद पर उन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया। सर इस बात का जवाब दीजिए। और जब इस बात पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ तो अब क्या हुकूमत सवाल करेगी कि असद साहब ने बता दिया, ऐलान कर दिया, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं? देखें, जब आप चीज़ें प्राइवेटाइज कर देते हैं, एक हद तक हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करती है, उनको दबाव डालती है, उनके ज़रूरतें करती है, उन पर जुर्माने लगाती है, बिकॉज के इलेक्ट्रिक डायरेक्टली हुकूमत के अंडर नहीं है। लिहाजा हुकूमत की वो जो रिट जो हुकूमत के कौमियाई इदारे में होती है वो किसी प्राइवेट इदारे में नहीं हो सकती। तो उनको एक दबाव डाल के वो मिस कोट कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि बहुत सारे ऐसे मुआहदे किए होते हैं हुकूमतों ने प्राइवेट सेक्टर के साथ कि जिनको तोड़ने के लिए फिर अदालती एक निज़ाम आ जाता है, और एक आपने आइंदा भी प्राइवेटाइजेशन करनी है। इंटरनेशनल आपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी एक आप पे एक यानी आपकी एक रेप्यूट होती है ग्लोबल मार्केट्स में। ये सारी चीज़ें देख के तो कोई दरमियानी रास्ता ही करना है ताकि लोगों को जो तकलीफ है वो उसका भी अजाला हो, और पाकिस्तान में जो आने वाली इन्वेस्टमेंट है या जो आने वाली प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है वो मेरे वो तमाम नाजरीन सर जो इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम मुसलसल देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक का ये मसला हल हो जाएगा, उनके लिए ज़रा ये आसान कर दीजिएगा। जो मैं तीसरी दफ़ा आपसे सवाल दोहरा रही हूँ कि किसी न किसी वजह से कोई ना कोई यकीन दहानी करवाई गई होगी, तभी इतनी बड़ी बात असद उमर साहब ने की है। सर उसके बाद सवाल किया गया, अभी तक तो अदालती मामलात की तरफ नहीं गए ना, अभी तक के इलेक्ट्रिक तो ये मामला लेकर नहीं गई। क्या आप लोगों ने कोई सवाल किया कि आपने कहा था गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, तो अब तो मुसलसल हो रही है सर, 10-10 12-12 घंटे की हो रही है हर एरिया में। अच्छा, आप एग्जैक्ट आपको ज़्यादा पता होगा कि एक लोड शेडिंग है जो उसका शॉर्टफॉल मेरे ख्याल है 100 मेगावाट से 150 मेगावाट का शॉर्टफॉल आ रहा है, और वो अब एलानिया और गैर एलानिया वाली बात जो है वो तो आप बेहतर बता सकती हैं कि वो जैसा स्केड्यूल है उसके मुताबिक अनस्केड्यूल्ड भी हो जाती है, गैर एलानिया भी हो जाती है। लेकिन ये इशू है, आज हमारी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग थी आज दिन के टाइम शाम को 4-5 बजे, उसमें भी ये इशू डिस्कस हुआ है, और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो नेपरा या जो आपकी एनर्जी मिनिस्ट्री है वो पूरी जोर लगा रही है, और हमारे खासकर जो कराची के MNAs हैं उनका भी बड़ा दबाव है। आज पार्लियामेंट में भी इस पे बड़ी सदाकत साहब, मैं जो सवाल कर रही हूं सर, आपने थर्ड टाइम भी उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा मुझे ये बताइए सर, ये बताइए जो मैं पॉइंट जी बिलावल ने जो आज बात की है सर अबराज ग्रुप के हवाले से कि खान साहब की ATM मशीन है, इस वजह से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और सर सिर्फ ये बिलावल इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, दीगर ऑपोजिशन के लोग भी मुसलसल यही इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और सर फिर ये ऐलान के बाद खामोशी, ये सर क्या इशारा दे रही है? सर इस पर कमेंट कीजिएगा। देखें, बिलावल साहब करप्शन के लिए हवाले से इमरान खान साहब जैसे बंदे पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो इल्ज़ाम सुनने वाला भी हंसेगा ही कि जिनके पूरे पार्टी पे और पूरे ख़ानदान पे उन समेत अरबों की करप्शन है। 10 नाम मुझसे आप कहें तो मैं ले लूँगा, जरदारी ग्रुप, डॉक्टर आज़म, आगा सिराज दुरानी, खुर्शीद शाह, शर्जील मेमन, ये सारे जिनमें यानी दर्जनों अरबों के केसेस हैं,
तो वो अगर इमरान खान जैसे बंदे जिसकी क्रेडिबिलिटी कम अज़ कम करप्शन के हवाले से तो मुखालिफ भी कहते हैं, वो तो ऐसे ही एक मजाक है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि ये जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं इनके साथ ज़रा एक जो रिलेशनशिप होता है उसमें दो साइड्स होती हैं। एक तो इनको डंडे के ज़ोर पे इनका काम लेना होता है और साथ साथ खुदा न खास्ता आने वाले जो इन्वेस्टर होते हैं उनको डिस्करेज भी नहीं करना होता। तो बिलावल साहब की ये बातें कहना तो अगर तो किसी अदालत में ले जाएं और उसको साबित करें ताकि लोगों को पता चले कि और लोग भी ज़्यादा नवाज शरीफ की तरह करप्ट हैं। तो मैं समझता हूँ ये बेबुनियाद सी बात है। सदाकत साहब, आपने इन्वेस्टर की बात की, अब्राज ग्रुप किसी किस्म का कोई इन्वेस्टर है क्या सर? सारे जो थे जो खान साहब की साबिका अहलिया, उनकी किताब में भी इस चीज़ के इंकशाफात किए गए हैं। फिर दीगर सियासतदान भी इस बात पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं कि खान साहब के साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, इसकी बुनियाद पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और सर फिर एक और चीज़ ये भी कि जब आरिफ नकवी साहब की वहाँ पर अरेस्ट होते हैं वो तो उस वक्त जो नंबर्स उन्होंने दिए हैं, ये इंकशाफात दीगर सियासतदान कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने करीबी लोगों के नंबर्स उन्होंने दिए हैं उसमें इमरान खान साहब का भी नंबर था सर। देखिए, अगर इमरान खान साहब को करीबी दोस्तों का अगर कभी लिहाज होता ना तो जहांगीर तरीन साहब से करीबी उनका कोई दोस्त नहीं था और पार्टी का वेल विशर, पार्टी के लिए बहुत उनका काम था। उन्होंने पार्टी की थिंक टैंक्स में काम किया, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ में काम किया, हमें लोग जब शामिल कराने में बड़ा काम किया। अगर जहांगीर तरीन साहब के बारे में जब चीनी की रिपोर्ट आई तो उनकी JDW और जहांगीर तरीन साहब का अगर लिहाज नहीं किया गया तो बाकी मेरा ख्याल है कौम जानती है इमरान खान साहब दोस्त हैं। तो बिलावल साहब खान साहब के दोस्त हैं सर। इमरान खान जैसे बंदे पे करप्शन का इल्जाम लगाना नहीं, मैं इमरान खान साहब के बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन मैं नहीं, मेरे पास कोई डिटेल के दोस्त हैं कि नहीं है। दोस्त हैं भी तो इमरान खान कभी भी कौमी मफाद पे किसी ज़ाती दोस्ती के मफाद को कभी कुर्बान नहीं करेंगे। दैट इज़ वाई इमरान खान इज़ हेयर, दैट इज़ वाई नवाज शरीफ जरदारी साहब इस सियासत से बाहर निकले कि वो इस तरह के क्रोनी के साथ मिल के लूट मार करते रहे और पूरी दुनिया में इनके वालिद साहब मिस्टर 10% जाने जाते हैं और नवाज शरीफ साहब द शरीफ करप्ट जाने जाते हैं और इमरान खान पूरी दुनिया में ईमानदारी के हवाले से। ये बेतुकी बातें होती हैं, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात और इल्ज़ामात के बदले इल्ज़ामात होते हैं। मेरा नहीं ख्याल के जो सीरियस लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं, वो बिलावल साहब के इमरान खान साहब पे किसी करप्शन के इल्ज़ाम को कोई सीरियस। सदाकत साहब, मुझे शॉर्टली ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से आज, उसमें क्या डिस्कस हुआ है कि इलेक्ट्रिक के मसले के लिए? सर फिर मैं अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ती हूँ। देखें, जो हमारे कराची के लोग हैं वो बारहा के इलेक्ट्रिक के मामले में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आवाम डिस्टर्ब है, हमारे लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चूँकि के इलेक्ट्रिक का जो भी मामला है, एक तो ये डिस्कस हुआ कि जी सिंध गवर्नमेंट ने जो नेपरा के मेंबर दिए हैं सिंध से, वो सिंध गवर्नमेंट के दिए हुए हैं और वो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ किसी हैवी फ़ाइन की मुखालफत कर रहे हैं उस नेपरा की मीटिंग में। एक ये बात डिस्कस हुई और दूसरी ये कि इस मसले का कोई फिल फोर हल निकालना है, अगर कोई बड़ा स्टेप भी लेना पड़ता है तो वो लिया जाएगा ताकि लोगों को इस तकलीफ से निकाला जाए। कौमी तहवील में लिया जा सकता है। पीक आवर में ये इशू है, नॉर्मली तो ये लोड शेडिंग का इशू नहीं होता, लेकिन देखिए ये तो मैं अब इस तरह बयान मेरा ख्याल है चूँकि ये एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन वो सारी जो एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस किए गए और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सख्त से सख्त स्टेप्स लेने के बारे में डिस्कशन हुई है। ठीक है, सदाकत साहब साथ ही मौजूद रहिए। सर अगले सेगमेंट की पढ़ना है लियारी गैंग वॉर का सरगुना उज़ैर बलोच इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में अरशद पप्पू कत्ल केस की समाअत के दौरान अपने इकबाली बयान से मुकर गया है। अब अली जैदी साहब क्या कहेंगे? रेंजर्स प्रोसिक्यूटर ने उज़ैर बलोच का इतराफ़ी बयान केस का हिस्सा बनाने की सदा की है, जिस पर अदालत ने उज़ैर बलोच से इस्तफसार किया है कि क्या आपके इतराफ़ी बयान की कॉपी केस का हिस्सा बना दें। अदालती इस्तफसार पर उज़ैर बलोच ने कहा कि मेरा कोई एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। फाजिल जज ने उज़ैर बलोच से मुकालमे के दौरान कहा कि आपका जज के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड हुआ है जिस पर आपके दस्तखत भी मौजूद हैं, इस केस के ट्रायल से भी मुकर जाओगे। कोई ट्रायल नहीं हुआ, जिस पर उज़ैर बलोच खामोश हो गया और कोई जवाब नहीं दिया। उज़ैर के साथ ही हबीब जान कहता है उज़ैर पीपल्स पार्टी का था, फिर कहता है वहां से नाराज हुआ तो तहरीक इंसाफ ने उसे अपना साथी बनाने की कोशिश की
और उज़ैर ने इनकार कर दिया। क्या उज़ैर सबका था मगर उज़ैर का कौन है? क्या सब ने उसे बवक्त ज़रूरत बस इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह? उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान बलोच ने इंकशाफ किया कि उज़ैर बलोच की मदद के बगैर इमरान खान और इफ्तिखार चौधरी का कराची आना और जलसा करना या रैलियां करना मुमकिन नहीं था। उन्हीं की बात को सेकंड किया सिंध के वज़ीर तालीम जनाब सईद गनी साहब ने। वो कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और अली जैदी साहब, अमन कमेटी को तहरीक इंसाफ में शामिल करने का टास्क दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि हबीब जान और इमरान खान की 2011 में टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है जिसमें अमन कमेटी को PTI को सपोर्ट करने के लिए कहा गया। अली जैदी साहब तो तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रहे हैं। सदाकत साहब, सर मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि बलोच किसका था और उज़ैर का कौन है सर? देखिए, उज़ैर बलोच जिनका था कि जिनके दौर में वो SHOs की ट्रांसफ़रें करता था और उसकी मर्ज़ी से SPs लगते थे। उज़ैर बलोच उनका था जो उसके घर जाते थे, जिनसे वो इनामात लेता था। और एक उज़ैर बलोच के चलें इकबाली बयान की एक अलग बात है। एक JIT भी है जिसमें बहुत सारे इस मुल्क के मोतबर इदारों ने इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट दी है कि वो उज़ैर बलोच क्या क्या करता था और किसकी सरपरस्ती में था। और पीपल्स अमन कमेटी थी या ये कोई इंसाफ अमन कमेटी थी जिसका वो मेंबर था, उसकी मर्ज़ी से टिकट किसको मिलते थे। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात, इसमें कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए कि अगर किसी PTI के बंदे ने उसको PTI में लाने की कोशिश की तो ये बात उस बात के मुतरादिफ है कि 198 बंदों को कत्ल करने वाला आदमी सरकारी सरपरस्ती में भत्ता इकट्ठा करता है, भत्ता लंदन भेजता है, ईरान जाता। जी सर, आप लोगों ने जिस बयान पर इतना ज्यादा वावेला किया सदाकत साहब, लेवल पे, जी सर आप लोगों ने जिस बयान पर इतना ज्यादा वावेला किया सर, उससे तो वो मुकर गया। अब क्या बच जाता है सर फिर इस बात में? किरण, जो बंदा 198 बंदों को कत्ल कर सकता है, जो इतना बड़ा क्रिमिनल है, उसके मुकर जाने की आपके जहन में इतनी हैसियत क्यों है कि कत्ल कर सकता है वो झूठ नहीं बोल सकता? तो क्या अदालतों को या JITs को, वो CTD हो, वो पुलिस हो, वो ISI हो, वो IB हो, वो दीगर जो आपके इंटेलिजेंस इदारे हैं वो हो, उनके उसके टेलीफोन मिलना, उसके वारदातों की तफसीलात वो सारी खत्म हो जाती है। ठीक है सर, उसके मौक़िफ़ की कोई अहमियत नहीं थी, वो कातिल है, वो झूठ बोलता है। तो फिर आप लोगों के लिए सदाकत साहब, उन्होंने को करप्शन किया मुल्ज़म के। सदाकत साहब ठीक है, मान लेती हूँ सर सारी आपकी बातें, तो फिर आप लोगों के लिए इतनी अहमियत क्यों थी सर? इतनी कमेटियां क्यों बनी सर? फिर देखें, जो JIT है और जो उसका पहला बयान है, वो उस बयान के साथ आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वहाँ पे वाक़यात भी हैं, लोग भी मौजूद हैं। तो ये कह दें कि जी अगर उज़ैर बलोच आप कहता है कि जी वो बिल्कुल एक मासूम और बेकसूर आदमी है, उसे कोई मानेगा तो नहीं। ये जो 164 का बयान है, इसकी अगर इसने जिस भी मैजिस्ट्रेट के सामने दी है, उसकी अपनी हैसियत है, लीगल हैसियत है। मैं कोई बहुत बड़ा लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन उसका जज के सामने मुकर जाना, नहीं ख्याल कि वो जो JITs हैं, वो जो एविडेंस है, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसके पे इल्ज़ामात हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पे उसके सबूत हैं, वो मिट जाते हैं। सर, हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में माफियाज की हुकूमतें थी और वज़ीर आला हाउस और उसके कारिंदे इस तरह के टेररिस्ट के साथ मिलके तो मुल्क में लानी बुनियादों पे और कोई बुनियादों पे अगर लोगों के कत्ल करते थे, तो ये पाकिस्तान इसीलिए कराची एक दिन में 100 लाशें भी उठाता रहा। यही लोग थे जो करते थे, कोई फरे और कोई शैतान तो नहीं आगे कत्ल करता था। ठीक है सदाकत साहब, मुझे सर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, बाद में वापस आती हूँ। फिर अली जैदी साहब ने बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया एक दिन पहले कि कल वो एक धमाकेदार किस्म की वीडियो शेयर करने वाले हैं, ट्विटर पर वो वीडियो भी शेयर हो गई। उसके बाद हबीब जान ने ये जो इंकशाफात किया जिसमें अली जैदी साहब का नाम लिया, फैसल वाडा साहब का नाम लिया, अब उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्टांस रखती है, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद
वेलकम बैक वंस अगेन जी। उज़ैर बलोच अपने बयान से मुकर गया, उस पर प्रोग्राम में बात हो रही है और इसी दौरान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब, आपको खुशामदीद कहूँगी। मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज़ भट्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। तैमूर साहब, सबसे पहला सवाल सर मेरा यही है, आज उज़ैर बलोच के हवाले से अब नए नए इंकशाफात आ रहे हैं, हबीब जान बलोच की जानिब से जो इंकशाफात है, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे ज़्यादा इस केस के ऊपर बात कर रही है, उनके अपने लिए बातें होना शुरू हो गई हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो समझ नहीं आता कि अभी अली जैदी को अपना मुंह पर्दे के अंदर या बुर्का पहन के छुपा के और घर के अंदर बैठ जाना चाहिए, वो फिर भी मुंह उठा के हर जगह पे चलता फिर रहा है। इन्होंने इतनी न्यूसेंस क्रिएट की है अपने लिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इन्होंने बातें की हैं, एक डिग्निटी, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की एक हैसियत है, एक वैल्यू है, उस जगह की एक डिग्निटी है, एक रिस्पेक्ट है। अब ये जो इनके नए नए अली जैदी जैसे आ गए हैं चुन चुना के एमएनए सेलेक्ट हो के, वो अगर आकर हाउस के अंदर इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे, आके पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में उल्टे सिलदे बातें करके उनके ऊपर गलत और झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, और ये तो सामने आ गया, कोई टाइम तो लगा नहीं इस चीज़ के ऊपर। जो उन्होंने बातें की सारी झूठी निकली, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए सारे झूठे निकले। तो मैं तो मेरे ख्याल से आज मुझे तो ज़्यादा खुशी होगी बताने में, जिस तरह उसने अली जैदी ने आके ये बात कर दी, तो मैं भी आज कह देता हूँ वो रिपोर्ट बिल्कुल गलत थी। और उस रिपोर्ट के अंदर असल में जो नाम था इमरान खान का था, उसमें अलीमा बाजी का जो है सो नाम था, उसमें हलीम आदल शेख का नाम था, उसमें इनके 4 और पार्टी का नाम। दिस इज इररिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी की पीक थी या लिमिट थी ना, वो इन लोगों ने क्रॉस कर दी है। एक तो इनसे काम कोई होता नहीं है, कहाँ पे इकोनॉमी को आज खड़ा कर दिया आपके सामने है। जो लोग कहते हैं हम इतने लाखों करोड़ों को जॉब्स देंगे, लाखों करोड़ों को घर देंगे, उन्होंने लोगों को घर से बेघर कर दिया है। जिन लोगों को नौकरियां देनी थी वो नौकरियां तो छुट गई, जिनके पास नौकरियां थी वो बेचारे जॉबलेस हो गए हैं। तो अब तो इनके पास कोई चांस, कोई चीज नहीं रहती हुकूमत करने की। इनको चाहिए कि अगर इनको थोड़ी भी शर्म हया का कोई तकाजा है, दे शुड रिजाइन, they should go home and now they should let us have re-elections। यहाँ पे इलेक्शन जनरल इलेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे फेयर एंड फ्री जनरल इलेक्शन होना चाहिए। वैसा इलेक्शन नहीं होना चाहिए जैसा कि पिछली बार 2 साल पहले हुआ था। और फिर जो भी पावर में आता है he should get his chance। ठीक है तैमूर साहब, आपने जो अली जैदी साहब के हवाले से बात की है, मैं सदाकत साहब आपसे इस बात का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि हिना को भी शामिल गुफ्तगू कर लें। हिना, बतौर सियासतदान आपका कमेंट चाह रही हूँ, आपका टेक चाह रही हूँ इस पर कि जो उज़ैर जान बलोच वाली बात हुई और फिर उसके बाद हबीब जान बलोच के बयानात सामने आए हैं, क्या समझती हैं आप? जो खुद एक दहशतगर्द है, एक इश्तिहारी है, उसके बयान की इतनी अहमियत होनी चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब इस पर इंक्वायरी का आगाज़ करवा दें? देखिए, मुझे तो लगता है कि बयानात की बिल्कुल हैसियत है। जो उन्होंने बयान किया है हबीब जान साहब ने, उससे बहुत क्वेश्चंस रेज़ हुए हैं। अब आप मुझे बताएं कि उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि इमरान खान साहब कराची में अवामी जुलूस कैसे करवा सकते थे जब तक उज़ैर बलोच साहब की हमायत के बग़ैर। फैसल वाडा साहब और अली जैदी साहब कराची में इतने बड़े बड़े जलसे कैसे करा सकते थे? ये क्वेश्चन ज़रूर रेज़ होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अली जैदी साहब पार्लियामेंट में एक अनऑथेंटिक GIT रिपोर्ट लेके आते हैं और उस पर बयान करना शुरू हो जाते हैं। वो अनऑथेंटिक GIT रिपोर्ट उनके पास कहाँ से आई? फिर तीसरा क्वेश्चन है कि आपके पास GIT में सारी बल्दिया या उनकी जो फैक्ट्री है उसके अंदर सारे लोगों की, तो MQM तो इनकी अपनी इत्तेहादी है, उनसे क्यों नहीं क्वेश्चन होता? और सबसे पहली बात तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से इमरान खान साहब को चाहिए था कि उनसे क्वेश्चन करते और उनसे इन्वेस्टिगेट करते ये सब चीज़ें क्या हैं। तो मुझे लगता है कि हबीब जान साहब की बातों में जो उन्होंने किया कहीं ना कहीं तो सच्चाई है, तो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने जो इमरान खान साहब पे खुद बातें कर दी कि वो PTI तो जलसा करा ही नहीं सकती कराची में जब तक उनकी हमायत ना हो, तो ये तो हमारे लिए बड़े क्वेश्चंस इसमें रेज होते हैं। और दूसरी बात एक और चीज़ के इलेक्ट्रिक की बात आती है, रोज़ कराची में इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, तो आरिफ नकवी साहब तो जो खुद हैं इमरान खान साहब के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, जब वो पकड़े गए थे, अरेस्ट हुए थे, तो उन्होंने तो रेफरेंसेस में इमरान खान साहब का नाम दिया था। तो इस तरह की चीजें बड़ी वो हमने बात की है। या आप जैसे देखें कि
अब जो अभी KPK में जो एक वजीर जो है वो करप्शन के स्कैंडल में पकड़े गए हैं और वीडियो टेप उनकी एक वीडियो जो है वो लीक आई है, नॉट वीडियो, उनकी एक ऑडियो लीक आई है जिसपे वो खुद कमीशन मांग रहे हैं। तो ये सारे सवाल इनके लिए रेज होती हैं जो पूरी की पूरी वक्त एहतसाब का नारा लगाते थे, करप्शन का नारा लगाते थे। तो इनकी तो अपनी की पूरी टीम भरी हुई है करप्शन से। तो ये सब बड़े क्वेश्चन रेज होती हैं इनके लिए। ठीक है बहना, आपका और तैमूर साहब की बात का जवाब मैं सदाकत साहब आपसे लूंगी। सर ब्रेक से पहले मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ के गई थी, पर तैमूर साहब ने इसमें मजीद ऐड कर दिया। अली जैदी साहब सर बड़ा उन्होंने सस्पेंस क्रिएट किया, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कल जो लेकर आ रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ लेकर आ रहे हैं। हबीब जान बलोच का उन्होंने वो इंटरव्यू क्लिप लगाया और उसके बाद हबीब जान बलोच ने अली जैदी का नाम लिया, फैसल वाडा साहब का नाम लिया कि इनसे पूछें कि जब इनको जलसे की ज़रूरत थी, जुलूस की ज़रूरत थी, तो 25 से 40 गाड़ियाँ किसने भेजी थी। अली जैदी साहब से सवाल करें, फैसल वाडा साहब से सवाल करें। सर ये तो खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल नहीं बन गई हबीब साहब की बात? तो क्या अब इन लोगों को भी जिनके नाम लिए गए उनको भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए सर? देखिए, पहले तो आपके पीपल्स पार्टी के भाई ने कहा कि ये नए नए लोग कहाँ से आ गए। ज़ाहिर है ये तो एक ख़ानदानी सियासत थी। इनका ख्याल है कि बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता और पोते के बाद उससे आगे नवासा आना चाहिए। तो ये बात मुनासिब नहीं है। अली जैदी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जब 198 लोगों को कत्ल करने वाला आदमी और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो अली जैदी इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए गवर्नमेंट से बार बार अपीलें करते हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं, सिंध हाई कोर्ट पे जाते हैं, प्रेशर डालते हैं और उनके प्रेशर के बाद अब वो JIT सामने आती है तो पता चलता है कि ये उज़ैर बलोच कैसे पुलिस के SHO की ट्रांसफ़र करता था और कैसे हुकूमती सरपरस्ती में और CM के ऑफिस के साथ उससे क्या रवाबित थे। रही बात जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ सदाकत साहब, मुझे ये बता दीजिए सर, उज़ैर बलोच की जो JIT आई, जिस JIT के बारे में जिसकी मिसाल देते हैं अली जैदी साहब, उसके अंदर जो आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लोगों के नाम है, तो फिर अगर उसके स्टेटमेंट के, उसके बयान की इतनी अहमियत है तो सर हबीब जान बलोच के स्टेटमेंट की भी तो अहमियत होनी चाहिए ना। फिर उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए जिसका नाम हबीब जान बलोच ने लिया है। सदाकत साहब देखें, जो उज़ैर बलोच की हम बात कर रहे हैं उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने है, उसकी JIT जो है वो मुल्क के आला जो इदारे हैं उनके सामने है और इसीलिए हमारी हुकूमत की या हमारी पार्टी की ये डिमांड है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट से मोटो करे और डिसाइड करे कि अगर अली जैदी ने जो रिपोर्ट दी है वो गलत है तो अली जी को सजा मिल जाए, नहीं तो जो हुकूमती सरपरस्ती में जो कुछ रहा उसका जवाब मिले। दूसरी बात ये कि एक ऑडियो टेप की हिना साहिबा ने बात की कि एक ऑडियो टेप लीक हुई, ऑडियो टेप इनकी लीक हुई और वो घर चले गए। एक वीडियो पकड़ी गई थी राना मशहूद साहब की और वो उनसे पैसे ले में पकड़े गए थे। तो वहाँ तो चूँकि सारा निज़ाम ही करप्ट था इसलिए किसी ने एक्शन नहीं लिया। हमारे हम ये नहीं कहते कि सारे फरिश्ते हैं, लेकिन जो करप्शन करेगा वो सजा पाएगा या घर जाएगा। यहाँ खाली मेरे भाई बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी वाले, डॉक्टर आसिम पे 460 अरब का केस है। सॉरी, तो आमिर कयानी साहब का क्या हुआ? आमिर कयानी साहब चले गए घर। 5 अरब की करप्शन का इल्जाम है, मुस्लिम लीग नून ने बनाया, हमने नहीं बनाया। सर वो दवाओं वाले मामले पर आमिर कयानी का सवाल कर रही हैं। सदाकत साहब, कयानी साहब चले गए घर। मजीद साहब पे 42 अरब का केस है। मैं उसका जवाब देता हूँ, मुझे बोलने पूरा करें। खुर्शीद साहब पे पता नहीं कितने 100 अरब का केस है। ये सारे केस चौधरी निसार के दौर के बने हुए, हमने नहीं बनाए हुए। आमिर कयानी साहब की आपने बात की, उन पे जब एलिगेशन लगे वो राना मशहूद की तरह वजीर थे, उनको वजारत से हटा दिया गया और उनकी इंक्वायरी चल रही है और वो अपने सबूत दे रहे हैं। अगर वो सबूत उनको ना हुए, उनका हाल अगर नवाज शरीफ साहब की तरह हुआ तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। और हिना साहिबा, अगर आमिर कयानी साहब को सजा होती है तो हम गलियों में नहीं रोएंगे मुझे क्यों निकाला, हम मानेंगे ना। आमिर कयानी भाग के लंदन चले जाएंगे, ना आमिर कयानी का पूरा खानदान भागेगा, वो इधर ही रहेंगे, फेस करेंगे। सही कह रहे हैं, जैसे जहांगीर तरीन साहब भाग के लंदन चले गए हैं। साहब के लिए ठीक है, आप दोनों ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है। तैमूर साहब, सर आप जो बात अब उठ गई है, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? आपकी इजाजत से मैं अगले सेगमेंट की जाने बढ़ूं। तैमूर साहब, करना चाहूंगा कि आप तो हमारे पे केसेस नैब करती जा रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी पे, जो इनकी अपने ब्लैक शीप्स हैं,
जिनके ऊपर नैब की इंक्वायरीज खुली हुई हैं, उनका क्यों कुछ नहीं हो रहा? ये आपके बनाए हुए केसेस हैं। आपके नहीं, आपके जो चले छोड़ दे, वो चले पुरानी बात छोड़ देते हैं, आपकी खातिर, आपकी प्यार में वो छोड़ देते हैं। अभी जो आपके शुगर का जो पूरा रिपोर्ट आई हुई है, उस पे क्यों आप अमल नहीं कर रहे? उसको क्यों आपने छोड़ दिए? आपका जो है सो एटीएम चला गया है लंदन घूमने के लिए, दूसरा आपका एटीएम आउट है, इंक्वायरी की रिपोर्ट पे कोई आपने अमल ही नहीं किया। क्यों भाई? खुर्शीद साहब जैसे थे, खुर्शीद साहब बैठे में जेल, उनके ऊपर तो एक भी चीज आपने प्रूव नहीं की। हमारे जितने लीडर्स को आपने अरेस्ट किया बिला किसी प्रॉपर एविडेंस के, वो सब बेल पे कोर्ट अब तक उस पे साबित कुछ नहीं हो सका। ठीक है सर, इस बात पे बार बार सवालात उठाए जा रहे होते हैं। मुझे अगले सेगमेंट की जानिब मेहमान मेरे साथ ही मौजूद है। नाज़रीन, आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि ये हुकूमत हर फोरम पर नाकाम हो चुकी है। चीनी पर करप्शन, आटे पर करप्शन, हज में करप्शन, पीआईए में करप्शन, सब जगह तो करप्शन ही करप्शन हुई है। ओवरव्यू देखिए, फिर बात करते हैं आगे। तो बिलावल ने अपने लोगों को कहा था कि अब जारहाना पॉलिसी अपनानी है और आज खुद बड़े जारहाना मूड में नजर आए। कह रहे हैं इमरान खान का वजीर आजम बने रहना मुल्क के लिए खतरा बन चुका है। एपीसी में मशवरे से इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उनको बाहर निकालेंगे। अबराज ग्रुप को इमरान खान का फ्रंटमैन और एटीएम करार दे दिया है। साथ ही कहा कि अगर एनएफसी पर हमला हुआ तो हम सड़कों पर निकलेंगे। मुराद सईद साहब ने बिलावल की बात का जवाब देते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी ने कराची को कचरे का ढेर बनाया हुआ है। शहर में लोगों से घर ज़बरदस्ती छीने गए। जरदारी के घर की बुनियादों में लोगों का खून शामिल है। मजीद कह रहे हैं कि थर के बच्चों के पैसे से जाली अकाउंट्स बनाए गए। वफाकी वजीर बराए इत्तला शिबली फराज साहब कह रहे हैं बिलावल ने खासी गिरी हुई जबान का इस्तेमाल किया है, ऐसी बातें करके उन्होंने अपना ही मजाक बनवाया। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज सेनेट में सदारती निज़ाम की गूंज रही है। सेनेटर अजहर अब्बानी साहब कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम ने सूबों को हुकूक दिए हैं, किसी की गुलामी नहीं मानेंगे, सदारती निज़ाम किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। नून लीग के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि सदारती निज़ाम ने मुल्क के टुकड़े किए, किसी को जरूरत नहीं कि 18वीं तरमीम ख़त्म कर सके। मौजूदा हुकूमत ने पीआईए को ज़मीन बोस कर दिया है, सिर्फ एक बयान देकर 33 अरब का नुकसान पहुंचाया है। क्या ऑपोजिशन 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड्स पर ओवर रिएक्ट कर रही है? ओवर रिएक्ट वैसे फवाद चौधरी साहब भी कर चाहते हैं कभी कभी। एक तरफ ईद 31 जुलाई को होगी इसका ऐलान कर गए, साथ ही फिर से रोयत हिलाल कमेटी को बेफायदा कह गए। उनकी सुई वहीं जाकर क्यों अटकती है? मेहमान मेरे साथ मौजूद, हम पर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। तैमूर साहब, आपसे सर बात का आगाज़ करते हैं। जब भी 18वीं तरमीम की बात होती है, एनएफसी अवार्ड की बात होती है, सर तब्दील क्यों नहीं की जा सकती या क्यों नहीं होनी चाहिए? और इतने हार्श जब भी ये बात होती है, इतने हार्श पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग न्यून क्यों हो जाती है मामले पर? सर देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि क्या वफाकी हुकूमत या इमरान खान न्याजी 18th अमेंडमेंट चेंज कर सकता है? तो जिसके पास खुद सिंगल मेजॉरिटी हार्डली रह गई है, इनके इत्तेहादी सारे इनको छोड़ गए हैं। जब इनके इत्तेहादी सारे इनको छोड़ गए हैं और छोड़ रहे हैं और छोड़ेंगे, तो यू नीड अ 2/3 मेजॉरिटी टू दैट। टू कर नहीं सकते। द ओनली रीजन जिसकी वजह से ये बातें करते रहते हैं, ये अपने गुनाह छुपाने के लिए, अपने फेलियर्स छुपाने के लिए, अपने बुरे कारनामे और करतूत छुपाने के लिए ये 18th अमेंडमेंट को ला के और टॉपिक चेंज कर देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आज अगर आप देखें, मैं मानता हूं कि एक दौर था, हिना साहबा मेरे से ऑफकोर्स एग्री करेंगी, कि जब पंजाब वाज द मोस्ट लीडिंग प्रोविंस इन पाकिस्तान, जब पंजाब में तरक्की हो रही थी, सिंध से आगे था। आज इस हुकूमत में अगर कोई प्रोविंस परफॉर्म कर रहा है तो वो है सिंध का प्रोविंस, वेदर इट इज roads, whether it is hospitals, whether it is irrigation schemes, I mean anything you will, it is COVID-19। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और यहाँ पर कायम अली शाह के दौर, तो कायम अली शाह साहब के दौर में शहबाज शरीफ साहब पंजाब में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ऐसा ही है सर? हमसे कुछ बेहतर थे वो, हमसे कुछ बेहतर बिल्कुल परफॉर्म कर रहे थे और हकीकत मानने में कोई ऐसा मसला नहीं है। और आज अगर पूरे पाकिस्तान में कोई परफॉर्म कर रहा है तो सिंध का परफॉर्म कर रहा है प्रोविंस। और आप देख रहे हैं, वेदर दैट इज COVID-19, वेदर दैट इज हैविंग अ लाइव
सेशन, वर्चुअल सेशन ऑफ द असेंबली, वेदर इट इज द हेल्थ, मतलब आप सबने देख लिया ना, अगर परफॉर्म किया तो सिंध ने परफॉर्म किया। सिंध ने क्यों परफॉर्म किया? सिंध ने इसीलिए परफॉर्म किया क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद हमारे सूबे को वो सारे पावर्स मिले, वो राइट्स मिले, वो फाइनेंशियल अथॉरिटी मिली, जिसके बाद हमने यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाया। और आज के दौर में अगर आप वापस देखिए, ना अहल करप्ट लोगों को देते हैं, इस ना अहल वफाकी हुकूमत के हवाले कर, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू गेट इन रिटर्न? जिनने पूरे पाकिस्तान का खाना खराब कर दिए थे। सर, एक और जुमला भी कहा गया है, वो जमहूरियत के लिए खतरे की बात की गई है। तैमूर साहब, मैं आपसे पूछती हूँ आकर, लेकिन सदाकत साहब से पहले जरा ये सदारती निज़ाम वाली बात कर लूँ ना सर। NFC अवार्ड के हवाले से आज पेश किया गया तहरीक में सेनेट में मुसव्विदा नाकाम हो गया। सर, सदारती निज़ाम के लिए फिर आवाज़ें आना शुरू हो गई, आज फिर इस पर बात हो रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशा है क्या सर इसके लिए, इस निज़ाम के लिए? सदाकत साहब। पहले मुझे ये बताएं कि 18वीं तरमीम कोई सहीफ़ा है, उस पर बात करना गुनाह है, उसके बारे में बात करना जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। ये बिलावल साहब क्या बातें कर रहे हैं? दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा कि सिंध कोविड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिंध की आबादी पाकिस्तान की 23% और पंजाब की आबादी तकरीबन 50-51% है। तो अगर सिंध और पंजाब के केसेस पंजाब के डबल हों, फिर ये इनकी बराबर परफॉर्मेंस है। अगर पंजाब के डबल से ज़्यादा हों तो पंजाब पुअर परफॉर्म। इस वक्त कोविड के पंजाब में 87,000 केसेस हैं और सिंध में 1,05,000 केसेस हैं, जो आधी पॉपुलेशन में ज़्यादा केसेस हैं। इसको ये ठीक कह रहे हैं। इनके ख्याल में जो थर में बच्चे मरते हैं, जो कराची में कचरा है, जो कचरे का ढेर बन गया, ना वहाँ पे कोई सीवरेज सिस्टम है, ना वहाँ पे सड़कें हैं, ना कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है। अभी भी मैं बात कर लूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ लाइव टीवी पे कि पंजाब में टेस्ट ज़्यादा हैं, सिंध में टेस्ट कम है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, उस ज़्यादा टेस्टों के बाद बिलावल लगा रहे हैं वफाक के ऊपर, टेस्टिंग कैपेसिटी कम की है। आप हुकूमत के सदाकत अब्बासी साहब अभी मैसेज करें, चेक करें कितने टेस्ट हो रहे हैं पंजाब में। सुने अगली बात मैं आपको अभी इसके बाद भी ब्रेक में आपको मैं ट्वीट करके बता दूंगा एग्जैक्ट पंजाब के टेस्ट सिंध से ज़्यादा हैं और सिंध में केसेस ज़्यादा हैं। ये तो सारे वो हैं जो हमें डरा रहे थे। अगर लॉकडाउन ना किया तो मिड जुलाई में 78,000 बंदे मरेंगे। चाहते हैं, तो नहीं लाना चाहते, इसके बारे में हाँ या ना बताते हैं सर। एक दो सवाल मेरे और रह गए तीनों से और वक्त खत्म हो रहा है। सदाकत साहब, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से आज हमारा नीचे हो रहा है। इनको तो समझ है, कोई सदारती निज़ाम की भी बात नहीं है, कोई 18वीं तरमीम की बात नहीं है। 18वीं तरमीम में ये हुआ है कि करप्शन का इख्तियार मिला है और सिंध के सिंधी गरीब हुए हैं और ख़ास लोग अमीर हुए हैं। वो जाली अकाउंटों वाले हों, करप्शन वाले हों, सही है। वो कौन को पता है? आप कह रहे हैं कोई इस वक्त प्लानिंग वगैरह नहीं है इस बारे में, है ना? मुझे ये बताइएगा, कमजोरियां हैं वो ठीक हो सकती है ना? मुझे बताइएगा, जैसे कि तैमूर साहब ने कहा कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, सादा अक्सरियत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, लेकिन ये जो लूट मार का उसके बावजूद भी अगर ये चीजें ला रहे हैं तो ये चीजें हमें भी मालूम है, आप तमाम लोगों को भी पता है, जो सेनेट के अंदर, जो असेंबली के अंदर मेंबरान मौजूद है उनको भी मालूम है। तो फिर सवाल मेरा यही है ना कि फिर आप लोग इतना टॉलरेट क्यों नहीं कर पाते इस मामले को, इतना ज्यादा नाराज क्यों हो जाते हैं, इतने हार्श क्यों हो जाते हैं? देखें, प्लेयर्स होती हैं जो इररिस्पॉन्सिबली प्ले करते हैं और सिक्सर मारने की कोशिश करते हैं इररिस्पॉन्सिबली। तो यही लोग यहाँ हैं जो टीवी पे आके तो बातें करते हैं। अगर ये इतने सीरियस हैं तो लेके आए पार्लियामेंट में, इस पर डिबेट करें। इमरान खान साहब खुद थे जब KPK में इनकी हुकूमत थी तो कहते थे 18th अमेंडमेंट इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू दिस कंट्री। तो अब इनकी फेडरल में हुकूमत हुई है तो इनकी चीज़ें जो हैं वो फ़र्क हो गई हैं। तो अगर ये इतने सीरियस हैं तो बिल्कुल आप पार्लियामेंट में लेके आएँ, आप डिबेट करें, आप वोटिंग कराएँ, आप 2/3 मेजॉरिटी लाएँ, आप अमेंडमेंट ले आए। मतलब सिर्फ टीवी पे आके बातें करना और सिक्सर मारने की कोशिश करना, उससे कुछ नहीं होता। इफ दे आर सीरियस तो दे शुड ब्रिंग इट टू द पार्लियामेंट। एंड आई थिंक कि देखें 18th अमेंडमेंट में बहुत सी चीजें हैं, अगर इनमें चेंजेस लानी है तो उसके अंदर ठीक है, पार्लियामेंट में आना चाहिए, लेजिस्लेशन होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। ठीक है ना? आपका कमेंट आ गया इस पर। तैमूर साहब सर लास्ट कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। मुझे बता दें जमहूरियत के लिए खतरा क्यों है? वजीर आजम साहब वजाहत कर दें सर इस बात की।
देखिए जी, कोई खतरा कहीं पर भी नहीं है। बात यह है कि असल जो इशू है इनके झूठ और इनके मसलों का है, जो इन्होंने आज तक बातें की हैं। सबसे पहले तो मैं ये दुख से कहूंगा कि जो ये बातें करते हैं, झूठी बातें, इनके साथ जो एक और इशू है, ये पीएम साहब और उनकी कैबिनेट किस तरह के हालात में होते हैं, वो तो वीडियोस आपने भी देखी हुई है, मैंने भी देखी हुई है, हमने शेयर भी की हुई है सोशल मीडिया। तो इनके हालात क्या है और ये बातें क्या करते हैं, उसको कंपेयर कर नहीं सकते। रही बात 18 अमेंडमेंट की, मैं आपको पहले ही बताया था, दे कैन नॉट अनडू इट। ये सिर्फ अपने कार्य कारनामे, क्योंकि ये खुद करप्ट है। आज जो सिस्टम बना हुआ है, इनका एक एटीएम लग गया तो दूसरा एटीएम आ गया। सॉरी टू इंटरप्ट सर, वक्त खत्म हो गया तैमूर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ मौजूद थे। सदाकत साहब आप साथ मौजूद थे। हिना आपका बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इनसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।